महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। इसे गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। वहीं गिरफ्तार से पहले ईडी की टीम ने एनसीपी नेता से लंबी पूछताछ की थी। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताते और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 के बाद सबकी जांच करने की बात कही। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। दरअसल ईडी दाऊद इब्राहिम, उसके भाइयों और सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना भी शामिल था। दाऊद के अन्य सहयोगियों पर भी ईडी की नजर है, क्योंकि दावा किया गया है कि दाऊद कुछ लोगों की मदद से मुंबई में अभी भी डी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। यूपी में चौथे चरण के तहत 59 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, तो वहीं प्रदेश में आगे के चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों की धुआंधार रैलियां जारी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें चरण के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज बाराबंकी में विशाल रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी पर घोर परिवारवादी वाले तंज कसते हुए तीखे हमले बोले। जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। पीएम मोदी ने बाराबंकी से विपक्ष को घेरा, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से अखिलेश यादव पर आरोपों की बौछार कर दी। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ? उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भाइयों बहनों, क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज अपनी पूरी फॉर्म में दिखे। अखिलेश ने आज ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने चुनावों में वायरल हो रहे यूपी में काबा गाने पर सीएम योगी की चुटकी लेते हुए गाने का मतलब
बाय बाय बाबा बताया है। इधर आपने एक गाना बहुत सुना होगा, यूपी में काबा। पता नहीं कहां से वो गाना आया, और जब से वो गाना आया यूपी में काबा, तब से हो गया बाय बाय बाबा। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान जारी है और अब इसके बाद सिर्फ 3 चरणों का मतदान बाकी रह गया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते और अपनी जीत सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। और अभी ऐसे में सभी दलों के प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज करते नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है, उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें बीएसपी मायावती सुप्रीमो जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। मतदान को लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह की ठंड में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पोलिंग बूथों पर पहुंच गए। यूपी में चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने भी लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व पर भागीदार बनने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील करते हुए लिखा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, साथ ही अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ में वोट डाला। इसके बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम खुश नहीं है। वोटिंग से पहले ही यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है। इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो सीट वो तैयार कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज चौथे चरण का मतदान है। इस चरण में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हमारी भी यूपी के मतदाताओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने। कांग्रेस के वक्ता गौरव वल्लभ है मेरे साथ और उत्तर प्रदेश में इस समय चौथे चरण के चुनाव चल रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि बस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मेहनत से कांग्रेस कुछ नहीं करेगी? कल जो प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी रैली से लौटते हुए प्रियंका जी से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बैंड मांग रहे हैं, उससे आप हिसाब लगा लीजिए कि नतीजे क्या है और माहौल क्या है। मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा कि एक रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, और एक नहीं, झुंड का झुंड 400-500 लोगों ने प्रियंका जी के गाड़ी के सामने आके उनसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बैनर मांग रहे हैं, जो हमारे जो बैंड है उस बैंड को मांग रहे हैं और उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्यकर्ता भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, पर वोट वो भी कांग्रेस को ही देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे क्षण नहीं देखे कि एक
झंडे लिए हुए कार्यकर्ता दूसरे दल के नेता के सामने साथ आके सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनकी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जो साइन बोर्ड्स हैं, उनके जो इश्तिहार के आइटम्स हैं उनको मांग रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये ही सारा बयां कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या डिसीजन अपना लिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेगेटिव जो बयानबाजी है वो नहीं करेंगे और केवल एजेंडे की बात करें, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जो तमाम जो एजेंडे हैं उन पे वोट किया जाए, राहुल गांधी भी यही कह रहे, तो आपको लगता है कि केवल मुद्दों से राजनीति हो सकती है और इधर उधर की बात नहीं करनी है? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो मुद्दों की ही होगी। इतिहास गवाह है, ये तो इतिहास गवाह है कि लॉन्ग टर्म में आप यू कांट बी फूल पीपुल एट ऑल टाइम्स। आप लोगों को मूर्ख हर समय नहीं बना सकते। आपने कोशिश करी, पहले आए 15 लाख मिलेंगे हर खाते में, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएगी, गंगा के अंदर हवाई जहाज उतर जाएगा, वहां से स्मार्ट शहर बन जाएगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। आपने लोगों को मूर्ख खूब बनाया। पर अब लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि महंगाई निरंतर क्यों बढ़ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जो खाने का तेल जो 100 रुपए पर लीटर, 80 रुपए पर लीटर 2014 में था, वो 225 रुपए पर लीटर पे क्यों पहुंच गया। लोग ये पूछ रहे हैं कि उसके घर में उसके पिता की, उसके भाई की, उसके बड़े भाई की, छोटे बहन की नौकरी क्यों नहीं लग रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि उद्योग धंधे डिप क्यों कर रहे हैं। और उसी दौरान लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी आय कम हो रही है, तो मोदी जी के जो लेफ्ट और राइट में जो लोग हैं, लेफ्ट वाले जो हैं उनकी आय 8 गुना बढ़ गई, राइट वाले की 2 गुना बढ़ गई। तो ऐसी एक कोचिंग क्लास देश के युवाओं को भी ये लेफ्ट राइट वाले सिखा दें कि 8 गुना कैसे आय बढ़ती है, वेल्थ कैसे बढ़ती है। आपको भी सिखाए, मुझे भी सिखाए, आपके सारे दर्शकों को सिखाए। तो ये मुद्दों की बात, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। आपने गुजरात सरकार पे कोयला घोटाले का आरोप लगाया, क्या तथ्य आपकी तरफ से सामने रखे जा रहे हैं? क्या लगता है कि इसमें अब कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणी की जाए? 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे उद्यमियों के लिए था, वो गुजरात सरकार खा गई और उसकी टोटल जो वैल्यू है इस स्कैम की वो है 6000 करोड़ रुपए। और गौरतलब है कि गुजरात में पिछले 14 साल में जब ये घोटाला हो रहा था, उसमें से 10 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री ही उद्योग मंत्री थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिसमें विजय रूपानी जी भी थे और जिसमें अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो हमारा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो जो चारों मुख्यमंत्री से पूछे, जिसमें आनंदीबेन पटेल जी भी हैं, और पता लगाए कि ये घोटाला 6000 करोड़ का कैसे हुआ। नंबर 2 कि ये संयोग है कि प्रयोग की 14 साल में से 10 साल से ज्यादा समय में जो मुख्यमंत्री थे 4, उनमें से 3 मुख्यमंत्रियों के पास उद्योग मंत्रालय भी था। ऐसा क्यों? नंबर 3, जो एजेंसी जिसको ये काम के लिए गुजरात सरकार ने नियुक्त किया था, वो एजेंसी पिछले 14 साल दर साल एक ही क्यों है। और नंबर 4 ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, ये सब खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों वो स्वतः इस चीज का संज्ञान लेते हुए एक कंप्लेन दर्ज नहीं करते और चीजों को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें जीएसटी की चोरी का मामला है, फेक बिल्स का मामला है, इनकम टैक्स की चोरी का मामला है, स्टेट सेल्स टैक्स की चोरी का मामला है। तो हमारी ये 4 मांग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जब जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, वहीं पर सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात सरकार पर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.